सर इसमें हमने पहले टास्क वन जो था उसमें हमारे पास था कि हमने ग्रेडिंग करनी थी परसेंटेज की। आवाज आ रही है? जी जी। ठीक उसमें है। हमारे पास आपने बोला था कि परसेंटेज की एक ग्रेडिंग करनी है हमने। तो हम्म। इसमें एज इफ देन स्टेटमेंट को पहले से यूज करते आते, इसमें मल्टीपल इफ एल्स की स्टेटमेंट्स हमने सोचा था कि यूज होंगी, क्योंकि हमने ग्रेड को ए बी सी डी इस तरह से डिवाइड करना था। हम्म। तो इसी तरह भी हमने वो फर्स्ट में जो एक्स को कोई ना कोई असाइन किया, कोई भी हम परसेंटेज इंटर, देन हमने 100 से 85 के बिटवीन उसमें ए ग्रेड को बताया कि वो ए ग्रेड देगा। और फिर मल्टीपल कंडीशंस आगे यूज करके बताया कि कहाँ तक वो डी ग्रेड तक जाएगा, और एल्स में आ गया कि जो उसके बाद आएगा वो सारे एफ ग्रेड देंगे। ठीक तो है। उसके बाद यानी कि इसमें मैंने डिफरेंट यानी परसेंटेजेस दे के देखी थी कि उसने मतलब फिर डिफरेंट आंसर देते रहे कि अब सी डी और बिलो 40 जाता था तो वो एफ आंसर देगा। टास्क टू। टास्क टू में हमारे पास था कि हमने एक कोड लिखना था जिसमें हम ये बता सकें कि हमारे पास जो नंबर है वो क्या 3 पे डिवाइड होता है या नहीं, या 5 पे होता है या नहीं, या फिर दोनों पे होता है या फिर दोनों पे ही नहीं होता। तो डिवीजन के लिए हमने देखा था कि हम मॉडुलस वाला फंक्शन यूज करते थे। तो अगर तो हमारा रिमाइंडर जीरो आ जाए तो वो विद रिस्पेक्ट टू थ्री, थ्री पे डिवाइड करने पर वो थ्री रिमाइंडर जीरो दे दे तो वो डिविजिबल बाय थ्री होगा। और अगर वो नहीं देगा तो नहीं होगा। तो पहले वाली में जो हमने इफ स्टेटमेंट लगाई उसमें हमने दे दिया कि अगर वो तीन के साथ भी रिमाइंडर जीरो दे रहा है और फाइव के साथ भी, तो फिर वो दोनों पे डिविजिबल होगा, यानी थ्री एंड फाइव पे। नेक्स्ट में हमने लगाया कि अगर थ्री पे वो जीरो दे रहा है बट फाइव पे वो जीरो नहीं हो रहा, तो उसमें बताएगा कि वो थ्री पे तो डिविजिबल है लेकिन फाइव पे डिविजिबल नहीं है। एंड वाइस वर्सा थर्ड वाली में इसी तरह थ्री पे डिविजिबल नहीं है, फाइव पे है। और एल्स में आ गई कि अगर तो दोनों पे नहीं दे रहा तो फिर वो दोनों पे ही डिविजिबल नहीं होगा। तो इसको फिर डिफरेंट वैल्यूज असाइन करके देखी थी। तो वो ये चारों कमांड यानी रन करके देखी थी, वो हो गई थी। ठीक है, वेल डन। आपने बहुत अच्छा किया। थैंक यू। अ, अच्छा अब सर, हम। मैंने इसमें एक चीज़ पूछनी थी। जी जी। सर इसमें पहले मैंने सबसे पहले जो लिखी थी ना इफ के बाद लिखा था कि इफ एक्स मोड थ्री इज इक्वल टू जीरो। तो उसके बाद ये वाली मैं बाद में लिखी है ना एंड के बाद वाली कंडीशन, हम्म। ये मैंने एलिफ में लिखी हुई थी। आवाज आ रही मेरी? जी जी। हाँ, जी तो जी। मैं ये बात पूछ रहा था कि बात कंप्लीट करें जब आप। मैं उसको रन करता था, तो ये एंड के बाद वाली कंडीशन में बता रहा हूँ मैंने बाद में लिखी हुई थी। तो जब मैं उसको रन करता था तो वो मैं अगर 15 लिखता था ना, तो वो उसमें जस्ट यही देता था कि डिविजिबल बाय थ्री ही है, उसने एक बार भी मतलब ये नहीं कहा कि वो डिविजिबल बाय फाइव है। तो इसके बारे में मैं पूछना चाह रहा था। मैं आपका क्वेश्चन सही तरीके से समझ तो नहीं पाया। आप ये कह रहे हैं कि अगर आप उसको थोड़ा सा हाईलाइट भी कर दें साथ साथ, जिस लाइन की आप बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप ऐसा करें, अ, ऊपर जो ना राइट साइड पे सेटिंग का आइकन आपको नजर नजर आ रहा होगा ऊपर राइट साइड पर। हाँ जी, इस पे जाएं। जी। इस पे क्लिक करें और इसमें होगा लाइन नंबर्स का ऑप्शन होगा, उसको अनेबल कर दें। टॉगल नोटबुक लाइन नंबर। जी। ओके। ये आप लाइन ये इसकी मैं बात कर, लाइन नंबर टू की लाइन बात कर नंबर रहे टू हैं। की। आप करें जैसे आप कह रहे थे हाँ जी, वैसे करें इसमें मैंने इसको। कहा कि इसको मैं ये जितनी चीज मैंने हाईलाइट की है ना, हम्म। इसको मैं जब एलिफ वाली कंडीशन में अलहदा से लिखता था ना, ठीक है। तो तो जब हम फिर 15 लिखते हैं तो वो थ्री पे ही बता देता है कि थ्री पे डिवाइड हो रहा है, यानी वो पहली वाली को ही सिर्फ यूज करता है। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि उसमें जैसे आपने बताया था ठीक कि है। अगर if, ठीक है, मुझे समझ आ गया आपकी क्वेश्चन की। यही चीज जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, ये आपने जो ऊपर वाला कोड लिखा हुआ है ना, उसमें भी आपने मतलब कि उस तरीके से नहीं किया हुआ। जैसे आपने किया हुआ है ना कि एक्स जो पहले, अगर मैं लाइन नंबर टू की बात करूँ टास्क वन की, उसमें आपने लिखा एक्स लेस देन इक्वल टू 100 एंड एक्स ग्रेटर देन 85। ओके, मान लिया।
सेकंड वाले जी में आपने एंड के साथ लिखा ना, वो जरूरी नहीं था हमें कि एंड के साथ लिखते, हम सिंपल कह देते कि एक्स ग्रेटर देन 70, तब भी ठीक था। लाइन नंबर 4। ठीक है। क्यों? जी जी क्योंकि अगर आपने 90 लिखा होता तो वो सिर्फ ऊपर वाली कमांड ही चलनी थी, पहले वाला स्टेटमेंट ही रन होनी थी। जब एक कंडीशन ट्रू हो जाती है ना इफ एल्स में, वो जो जी कोड है जी ना, वो लूप से बाहर चला जाता है, इफ कंडीशन से बाहर चला जाता है, उसने किसी एक कंडीशन को रन करना होता है। अगर पहली होगी तो वो बाकी को चेक भी नहीं करेगा, खत्म हो जी जाएगा, ठीक मतलब कोड से बाहर निकल जाएगा। अगर देखें आपने 90 पुट किया, 90 वाला उसमें आ गया ना, पहले वाले में आ गया। अब 90 वाले की कंडीशन अगर सेकंड वाली कंडीशन में भी सेटिस्फाई हो रही होगी, लेकिन कोड वहां पर आएगा ही नहीं, वो सिर्फ ऊपर वाले को और रन पहली करना है। बारी पे ही खत्म हो जाएगा। खत्म खत्म हो जाएगा। ठीक है। जी ठीक है। ऐसे ही जब आप 15 करते हैं ना, जब वो 3 वाला हो गया तो वो आगे जाएगा ही नहीं, 5 को चेक ही नहीं करेगा। ठीक है। तो वो मतलब खत्म हो जाएगा, कोड जी बाहर निकल ठीक है, जाएगा। ठीक है सर। यही था ना क्वेश्चन आपका, इसी में कंफ्यूजन थी। जी ठीक सर, थैंक यू। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जी ठीक। ओके। कोई और दिखाएगा मुझे जिसने काम किया हो, टास्क किया हो गया शेयर। सर ये टास्क वन है। हम्म। और टास्क वन में यही एफएनएफ यूज किया है। आपकी ना आवाज पता है बहुत पर कम आ रही है। आवाज आ रहा है ठीक है। ठीक है, आप करें एक्सप्लेन, मैं इसको देख लेता हूँ। आपने एक इनपुट लिया यूजर से, परसेंटेज आपने ली, अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 90 है, लेस देन इक्वल टू 100 है, अ, तो ए प्लस कर दे, फिर 80 से लेकर 90 तक, मतलब 89 तक ए कर दे, इस तरीके से। ठीक है। अब सेकंड टास्क दिखाएं। अ, आपको ना अलग अलग फाइल्स बनाने की जरूरत नहीं है। हम नोटबुक को यूज इसलिए कर रहे हैं कि हमारे पास ब्लॉक्स अलग अलग बन जाएं। ठीक है ना, आप जब एक ब्लॉक में अपने काम कर लिया, अगर आप नीचे आएंगे तो नीचे सेकंड ब्लॉक शो हो रहा होगा, तो इसलिए आपको ना अलग अलग फाइल्स बनाने की जरूरत नहीं है, आप एक ही फाइल में डिफरेंट कोड्स को रन कर सकते हैं। ठीक है। ओके। इसमें आपने एक नंबर लिया है, उसमें नंबर पे आपने चेक किया, अगर वो 3 पे डिविजिबल है, रिमाइंडर 0 आ जाता है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो फिर वो अंदर चला जाता है। अंदर फिर उस पर इफ एल्स की कंडीशन लग गई है, अगर वो डिविजिबल बाई है 0, मतलब 5 पर है, तो 3 और 5 दोनों का आ जाएगा। एल्स क्या आ जाएगा? ओनली डिविजिबल बाई 3, बिल्कुल ठीक है। और एलिफ में 5 के साथ सेम काम। ठीक है, सही है। कोई क्वेश्चन है आपका? तो बाकी लोग भी देख सकते हैं जिन्होंने जैसे अभी हमने पहला दिखा वो डिफरेंट स्टाइल में था, और ये वाला डिफरेंट स्टाइल में है, लिखने का तरीका डिफरेंट है, काम वो भी सेम कर रहा है, काम ये भी सेम कर रहा है। ठीक है। ऐसे हो सकता है बाकी लोगों ने भी एक डिफरेंट डिफरेंट वेज में किया हो। कोई क्वेश्चन तो नहीं है आपका इसमें? समझ आ गई थी? ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कोई और दिखाए जिसने काम किया हो। सर मैंने किया है लेकिन मेरा ना लैपटॉप से ज्वाइन नहीं हो रहा, मोबाइल से ओके, ज्वाइन हुआ हुआ है। मैं कोशिश कर रही हूँ तो फिर मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है। गुलाम अब्बास, आपने किया? हाँ जी सर मैं। जी जी, चलिए आप बताएं। हाँ सर मैं नहीं कर सकता कि मैं थोड़ा वो था, प्रोजेक्ट में काम कर रहा था, ये ओके। मैं वीडियो नहीं देख सका। वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैंने किया है लेकिन वो लैपटॉप पे किया हुआ है और मोबाइल से मैंने ज्वाइन किया हुआ है, तो मुझे पता नहीं है कि वो कैसे शेयर करना है। ओके, चलें हम आगे मूव करते हैं फिर, इधर टाइम और नहीं लगाते। अब देखते हैं कि आज हम क्या करेंगे। मैं एक नई फाइल ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे, 03.ipynb। ओके। तो आज हम डिस्कस करते हैं फंक्शंस को और लूप्स को। किसी को कोई आइडिया हो फंक्शंस क्या होते हैं प्रोग्रामिंग में, या सी में, या पाइथन में?
नहीं पता। आर्गुमेंट देते हैं तो उससे हमें लाइक रिजल्ट मिल जाता है, उससे हम उसको इस तरह से डिफाइन करते हैं उसको। या कोई जब और? इनपुट देते हैं तो मिल जाता है ना, हम उसको इस तरह से डिफाइन करते हैं, हम उसको एक आर्गुमेंट है उसको तो पास लाइक एन करते हैं। ऑपरेटर, ऑपरेटर की तरह होते हैं। इसका फायदा हमें क्या रहता है प्रोग्रामिंग में? हम फंक्शंस क्यों लिखते हैं? जैसे हमने कोई फंक्शन यूज किया हो, आपको पता हो, मतलब पिछली क्लास में या उससे पिछली क्लास में हमने कोई फंक्शन यूज किया हो, किसको कोई याद है? सर आई थिंक तो हम स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन यूज की थी और लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज किए थे। मॉड्यूलस का फंक्शन हमने यूज किया था। जी बिल्कुल, मॉडुलस का फंक्शन भी हमने यूज किया था। अ, अगर तो मैथमेटिकली देखें तो हमने लास्ट वीडियो जो आपने शेयर की थी उसमें एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन को भी यूटिलाइज किया है। ओके, मैं थोड़ा सा और इसको करता हूँ अपने क्वेश्चन को। मैं मैथमेटिकली फंक्शन की बात नहीं कर रहा। पाइथन में या सी में जो भी लैंग्वेजेस होती हैं उसमें फंक्शंस होते हैं। जैसे जब हम इनपुट यूज कर रहे थे ना, तब मैंने कहा था कि ये एक फंक्शन है जो कि बिल्ट इन फंक्शन है और हम इसको अपने काम के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, हम एक लिख रहे थे ना, जैसे एक्स इज इक्वल टू इनपुट लिख रहे थे। जी जी। इनपुट एक फंक्शन है जो कि डिफाइन किया हुआ है। इनपुट के पीछे काफी सारी प्रोग्रामिंग है जो कि हमें नजर नहीं आ रही। ठीक है, मतलब एक प्रोग्रामर ने एक फंक्शन बना के कोड लिख के उसको इनपुट का नाम दे के छोड़ दिया ताकि आप लोग उसको जो भी यूज करना चाहें वो उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, जी सर। जी तो सर। ये एक फंक्शन है जो कि बिल्ट इन था पाइथन में, हमें इसको डिफाइन नहीं करना पड़ा। ओके, तो इसी तरह हम फंक्शंस लिख सकते हैं, फंक्शंस को लिख के हम सेव कर सकते हैं, बाद में जब हमें जरूरत पड़े हम उसको कॉल कर सकते हैं। जी जैसे सर। अभी जैसे आप लोगों ने जो मैंने वीडियो में कुछ छोटे छोटे प्रोग्राम लिखे थे या आप लोगों ने टास्क किया है, जैसे ग्रेडिंग वाला टास्क किया है। अब जब कभी भी आपको ग्रेडिंग फॉर एग्जाम्पल निकालनी पड़ेगी, आप पूरा कोड नहीं लिखेंगे, आपने पूरा कोड लिख के उसको एक असाइन कर देंगे, नाम एक असाइन कर देंगे। फिर जब कभी आपको जरूरत पड़ेगी आप सिर्फ उसके नाम को कॉल करेंगे, वो फंक्शन वैसे ही परफॉर्म करेगा। जैसे हम इनपुट लिखते हैं, हमें नहीं पता उसके पीछे क्या प्रोग्रामिंग है, लेकिन आप जिसने भी फंक्शन बनाया है उसने इसकी प्रोग्रामिंग करके छोड़ दिया है। ठीक है, हम सिर्फ इसका नाम लिखते हैं, इसको यूज कर लेते हैं। अच्छा अगर सर, जैसे हम अभी हमने उनको टास्क वन और टास्क टू का नाम देके छोड़ा हुआ तो नहीं, उससे थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। लेकिन ये है कि आप उसको एज अ फंक्शन लिख सकते हैं। वो मैं लिखने का तरीका बताता हूँ कि फंक्शन को हम पाइथन में लिखते कैसे हैं। जब भी आप लोगों ने हाँ। फंक्शन लिखना है तो आप लोग क्या लिखेंगे? DEF लिखेंगे। ठीक है, DEF इसका मतलब है कि आप एक फंक्शन डिफाइन करने लगे हैं। उसके बाद आ जाएगा फंक्शन का नेम। आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैं लिखता हूँ माई फंक्शन, यहाँ पर कोई भी नेम हो सकता है, आप कुछ भी नाम यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, और फिर राउंड ब्रैकेट्स आएंगे, इसके अंदर पैरामीटर्स आ जाएंगे अगर आप कोई पैरामीटर्स देना चाह रहे हैं। ठीक है, और नीचे आ जाएगा जो भी आप कोड रन करना चाहते हैं उसके अगेंस्ट स्टेटमेंट्स। ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर होगा फंक्शन का। आपने हमेशा उसको DEF के साथ स्टार्ट करना है, DEF, और यहाँ पे जो माई फंक्शन है, यहाँ पर फंक्शन का नाम आ जाएगा, कोई भी नाम आप रख सकते हैं। उसके बाद राउंड ब्रैकेट्स में पैरामीटर्स 1 2 3, मतलब मल्टीपल पैरामीटर्स भी आ सकते हैं, और डिपेंड करता है कि आपके कोड में कितने पैरामीटर्स यूज हो रहे हैं। और उसके बाद नीचे आपका पूरा कोड आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूँ कि आप एक फंक्शन लिखें एडिशन का, एक एडिशन का फंक्शन लिखना मतलब कि वो आपसे या आपने उसको 3 या 4 या 5 कोई भी वैल्यूज देनी है, जो भी आप वैल्यूज देंगे वो उसको ऐड कर दे। मैं यहाँ पे लिखूंगा डिफाइन, और यहाँ पर मैं ऐड, मैंने फंक्शन का नाम रख दिया ऐड, और यहाँ पर मैं पैरामीटर दे देता हूँ A B C D E। फॉर एग्जाम्पल मैंने 4 वैल्यूज को असाइन कर दी, 4 वैल्यूज दे दी, 4 पैरामीटर्स दे दिए। अब ये फंक्शन करे क्या? यहाँ पर आ जाएगा रिटर्न। रिटर्न में क्या कर दे? A+B+C+D+E, कि जितनी मैं वैल्यूज दी हैं उन सबको जमा कर दे। इसको मैं रन करूंगा।
फर्स्ट टाइम जब आप इसको नोटबुक पे रन करते हैं ना, तो वो कर्नल के साथ कनेक्ट होता है, तो थोड़ा सा टाइम लेता है। आप लोगों को अब आइडिया हो गया होगा। तो ये मेरा फंक्शन रेडी हो गया ऐड के नाम से। अब मैं इसको कॉल कर सकता हूँ। ठीक है, कहीं पर भी पूरी फाइल में कहीं पर भी मैं कॉल कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ ऐड। ऐड के बाद मैं ब्रैकेट में कोई भी वैल्यू समझो, 5 7 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4, एक वैल्यूज और दे देता हूँ 5। जितने पैरामीटर मैंने यहाँ पर दिए उतने ही मुझे यहाँ पर वैल्यूज देनी पड़ेंगी। अब मैं इसको रन करूंगा तो मेरे पास उसका आंसर आ गया 29। अब मैंने इसको कहा था कि जमा कर दे, तो उसने जमा कर दिया। मुझे नहीं पता था कि इसके अंदर है क्या। जैसे हम इनपुट कर रहे थे, वो इनपुट यहाँ पे लिखा हुआ था। जिसने वो इनपुट का फंक्शन बनाया था उसने ऐसे बनाया होगा, डिफाइन इनपुट, इनके के बाद राउंड ब्रैकेट्स, कॉलन, और नीचे उसने वो सारा उसका जो भी वो काम करता है ना, कि यूजर से इनपुट ले कैसे लेके चले, वो सारी उसने कोडिंग की होगी। लेकिन उसकी जो पहली लाइन होगी वो ये वाली होगी। ठीक है, हम सिंपल उसको इनपुट के साथ कॉल कर लेते हैं। ऐसे ही मैंने ये सर ऐड का फंक्शन। एक बात पूछता हूँ। जी जी। सर जैसे अभी आपने यहाँ पे डिफाइन कर दिया एक फंक्शन ऐड का, तो अगर कोई भी हम न्यू फाइल जनरेट करेंगे तो क्या उसमें भी हम इसको कॉल कर सकते हैं? नहीं, उसका तरीकाकार क्या होगा, अगर आप उसको किसी और फाइल में यूज करना चाहते हैं, उसका तरीकाकार डिफरेंट होगा। आप लोगों ने तब क्या करना है, जैसे ये .py फाइल पड़ी हुई है ना मेरे पास, ऐसे आप एक पाइथन की फाइल बनाएंगे और अपने इस तरह के फंक्शंस वहां पे स्टोर करते जाएंगे। ठीक है, एक फंक्शन, दो फंक्शन, जितने भी आपके होंगे ना, वो सारी की सारी आपकी फाइल यहाँ पे पड़ी रहेगी, उसमें आप सारे फंक्शन लिखते जाएंगे। ठीक है, जब हम फंक्शन करते हैं, उसको रन करते हैं, हमें कोई आउटपुट नहीं मिलता उस टाइम, बस वो फंक्शन डिफाइन हो जाता है। फिर वो फाइल यहाँ पे रहेगी। अब आपने नई फाइल जब खोलेंगे, तब आपने इस फाइल को बाय नेम कॉल करना है। वो कैसे कॉल करना है, इम्पोर्ट, इम्पोर्ट के साथ आगे फाइल का नेम आ जाएगा। जैसे 01 है तो मैं कर लूंगा इम्पोर्ट 01। जब जो भी जो फाइल का नाम होगा उसको मैं कॉल कर लूंगा यहाँ पर। ठीक है, फिर उस फाइल के अंदर जितने भी फंक्शंस होंगे वो सारे के सारे एक्टिव हो जाएंगे। फिर मैं उसके बाद यहाँ पे कॉल कर सकता हूँ। अभी के लिए क्या होगा, अभी के लिए आपकी जो एक फाइल है जहाँ पे आपने इसको रन किया है, उस फाइल के अंदर आप यूज कर सकते हैं, कहीं पर भी ऊपर नीचे यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने और चाह रहे हैं कि किसी, ये पाइथन की फाइल में ही हम स्टोर करेंगे इसे, जी, मतलब पीवाई फंक्शंस की को फाइल में? फंक्शंस को हमेशा .py फाइल में ही आपने स्टोर करना है। ठीक है, कॉल उसको आप कहीं पर ओके। भी कर सकते हैं, .py में कॉल कर लें या .ipynb में कॉल कर लें। ठीक है, अब ये इनपुट का फंक्शन, ये भी एक फाइल में पड़ा हुआ है। जब हम पाइथन को इंस्टॉल करते हैं ना, तो हमारी जो मेन डायरेक्टरी होती है, सी जहाँ पे इंस्टॉल हो रही होती है, तो वहां पर ये फंक्शन आ चुका है। ठीक है, इसलिए हमें यहाँ पर इसको अलग से कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन जब हम इंस्टॉलेशन कर रहे थे, तो जो इसके बिल्ट इन फंक्शंस थे वो ऑलरेडी वहाँ पे आ चुके थे। हम सिंपली इसको बस यहाँ पे कॉल कर यूज कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन इसके अलावा अगर आप अपने फंक्शंस बनाना चाहते हैं, तो उसका तरीकाकार क्या है, ऐसे ही आप फंक्शन लिखते जाएंगे, उसको आप .py फाइल के अंदर सेव करते जाएंगे। मल्टीपल जितने भी फंक्शन आप करें, तो वो हो जाएंगे। और फिर आप उसको फाइल को नेम के साथ इंपोर्ट कर लेंगे और फिर यूज कर सकते हैं। तो फंक्शन का आइडिया हो गया। बाकी सारा कोड वही वाला सेम रहने वाला है, सिर्फ आपने क्या करना है, ऊपर DEF के साथ स्टार्ट करना है। जैसे आप लोगों ने अभी ग्रेडिंग वाला किया, या फिर आपने वो 3 और 5 वाला किया, जिसमें आप यूजर से इनपुट ले रहे थे, अब यूजर से इनपुट नहीं लेंगे। वो आप क्या कर लेंगे, सिर्फ पहली लाइन में ऐसे दो आर्गुमेंट के साथ कर लेंगे। डिफाइन, आगे आपके फंक्शन का नाम आ जाएगा, और जैसे 3, 5 वाला आप कर रहे थे, तो वो वाला हो जाएगा। नीचे वाला कोड सेम एज इट इज रहेगा, बस इंडेंटेशन आ जाएगी, उसको आपने बस स्पेस के साथ आगे कर देना है, तो वो आपका फंक्शन रेडी हो जाएगा। ठीक है, मैं बल्कि अगर कोई फाइल 2 में से कोई उठा लेता हूँ, ये आप लोगों का वही टास्क है। जैसे ये वाला है, इसको मैं उठा लेता हूँ। इसको अगर मैं फंक्शन में लिखना चाहूँ तो फिर कैसे होगा। मैं ए को खत्म कर देता हूँ। ए को मैं अब यूजर से नहीं ले रहा, जब वो फंक्शन को कॉल करेगा ना, तब लेगा। तो मैं सबसे पहले करता हूँ डिफाइन, इवन आउट चेक करना है तो मैं इवन, और कोई भी नाम आप रख सकते हैं, स्पेसिस नहीं देनी। अ, और यहाँ पर हमारे पास एक आ जाएगा ए। ठीक है, और कॉलन, और नीचे वाले को आपने क्या करना है, सारा सिलेक्ट करके आप टैब का बटन प्रेस करेंगे। टैब का बटन प्रेस कर दिया तो ये आगे चला गया इंडेंटेशन होगी। अब मैं इसको रन कर लेता हूँ। अब मेरा ये फंक्शन रेडी है। अब मैं इसको कॉल करूंगा बाई नेम। इसका नाम क्या है, इवन ऑड। अब मैं चेक करता हूँ, इवन ऑड, और यहाँ पे कोई वैल्यू देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 17, और इसको मैं करता हूँ रन।
तो क्या गया, द गिवन नंबर इज एन ऑड नंबर। ठीक है, नीचे ये वाला कोड चल रहा है। मतलब जितने भी आपने जो वीडियो में देखे आपने खुद से कोड लिखे हुए हैं उसको आप फंक्शन में चेंज कर सकते हैं। फंक्शन में लिखने के बाद उसको आप कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। क्लियर हो गया फंक्शन का? जी सर, क्लियर। किसी का कोई क्वेश्चन? तो अब आप लोग ऐसा करें, एक फंक्शन जल्दी से लिख के दिखाएं मुझे। बल्कि जो आपके पास अगर कोड जो आपने लिखा हुआ है ना ऑलरेडी, एब्सोल्यूट वाले को ही, ये वाला जो एब्सोल्यूट वाला है, इसको आप फंक्शन में लिख के दिखाएं, कैसे लिखेंगे? सर एक बात पूछनी है। जी जी। फंक्शन को डिफाइन कर दिया, और क्या इसकी टाइप भी डिफाइन करने की जरूरत हो सकती है हमें? टाइप किस लिहाज से? मतलब फ्लोट और या फिर इंट के लिहाज से। फॉर एग्जांपल अगर फंक्शन हम जो, नंबर 17.5 यहाँ पे राइट डाउन कर देते हैं, तो मतलब वो फिर फंक्शन में डिफाइन हमें करना चाहिए कि ना वो इवन है ना वो ओड है, ऐसा होना चाहिए ना, यानी कि एल्स इफ। वो कर सकते हैं, लेकिन जो मैंने अभी करवा रहा हूँ मैं तो बहुत सिंपलेस्ट वो चीज़ों की तरफ मैं अभी ओके गया ही नहीं हूँ ओके डिटेल में, ठीक है। ओके, लेकिन फाइन फाइन। जो चीज़ अभी आपके माइंड में आ रही है ना, आप उसको लाजमी ट्राई किया करें, ना हो तो वो फिर डिस्कस कर लिया करें, ठीक है। मैं अभी लेके चल श्योर रहा हूँ बेसिक से, फिर हम आगे आस्ते आस्ते slowly उस साइड पे जाएंगे इंशाल्लाह। श्योर, थैंक यू। अभी तो हमने वो टाइप्स वगैरह नहीं पढ़ी, फिर सर वो आपने कौन स्ट्रक्चर्स सा को नहीं कहा है, पढ़े। कौन सा करने को? एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन वाला जो कोड है ना, उसको अपने फंक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ओके। किस किसने कर लिया? मोहम्मद ईसा, आपकी ना आवाज, अगर आप बोल रहे हैं या जो भी बोल रहे हैं उसको, आपकी ना आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी, या सिर्फ मुझे नहीं आ रही। शाही या मोहम्मद ईसा, आप में से कोई बोल रहा है? किसी ने भी नहीं किया अभी तक? सर, जी जी। ये जो आपने पहले बताया था कि आप एब्सोल्यूट वाले को चेंज करें, इसी में हम्म, करके देखें। जी उसमें जी। हम ऊपर जो हमने उसमें पहले वाला बताया था कि एक्स इज इक्वल टू फ्लोट इनपुट और वो ए लगाई थी, उसमें उसको हम कट कर देंगे और यहाँ पे हम डी एफ के साथ एब्सोल्यूट को डिफाइन करवाएंगे। ये वाला था ना? एक मिनट में देख। सर अभी आवाज आ रहा है? जी जी, अभी आ रहा है आपके पास। सर अभी आवाज आ रहा है? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। सर वो मैंने कर लिया वो फंक्शन वाला, लेकिन मैंने वो 3 और 5 डिविजिबल वाला वो इस्तेमाल किया था, वो ये एब्सोल्यूट वाला मैंने इस्तेमाल नहीं किया। ओके, हो गया। यस सर, हो गया।
ओके, गुड। अच्छा, ये वाला किस किसने कर लिया है, एब्सोल्यूट वाला? इसमें हम क्या करेंगे, जो एक्स हम ले रहे हैं वो हम फंक्शन जो भी डिफाइन करेंगे एब्सोल्यूट, जी उसके अंदर हमारे पास एक्स आ जाएगा। जी। ठीक है, और इस सारे को सिलेक्ट करेंगे और टैब का बटन प्रेस कर देंगे, तो ये हमारा फंक्शन बन गया। अब हम इसको अगर कॉल करते हैं तो जो भी हमने यहाँ पे नाम रखा हुआ है उसी के नाम से कॉल करेंगे, एब्सोल्यूट, और यहाँ पे कोई भी वैल्यू आ जाएगी, -101 फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे पास बन गया। ओके, अब एक और फंक्शन लिखते हैं। ये भी सिंपल सा है, अगर आपको स्ट्रक्चर समझ आ गया है करना कैसे है, बस प्रैक्टिस के लिए थोड़ा सा। राइट अ फंक्शन विच टेक्स 3 इंटीजर सर वैल्यू। जी जी। सर जैसे अभी हमने ऊपर किया था इसमें एब्सोल्यूट वैल्यू की, हम उसको कोई नंबर देते थे उसके बाद वो हमें देता था, तो हम इसमें भी यूं ही कर सकते हैं ना, जब हम इसको डिफाइन कर रहे होते हैं DEF एब्सोल्यूट वैल्यू, उसके बाद हम नीचे एक्स को इस तरह ही डिफाइन कर दें, एक्स इज इक्वल टू फ्लोट इनपुट, और फिर आगे इंटर योर नंबर जो भी हम लिखना उसके नीचे फिर इफ लूप लगा दें, फिर जब हम नीचे जब कुछ भी इस तरह का इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो वो पहले हमसे वैल्यू पूछे, इस तरह हम बिल्कुल कर कर सकते सकते हैं, हैं। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक हो गया। आप इधर अगर एक्स को यहाँ पे असाइन ना करें, ब्रैकेट्स रहने दें, और यहाँ पे वही वाला काम कर लें, एक्स इज इक्वल टू इंटीजर और इनपुट। ठीक है, उस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तब भी ठीक है, इस तरीके से भी फर्क करेगा। अगर आपने ये वैल्यू अलग से नहीं पूछनी तो यहाँ पे आप जब कॉल करते हैं तब भी आप दे सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अभी हम करते हैं राइट अ फंक्शन वी टेक्स 3 वैल्यूज एंड मल्टीप्लाई द फर्स्ट। 3 वैल्यूज ये हमसे लेगा, और उसमें से जो पहली 2 होंगी उनको मल्टीप्लाई करेगा और थर्ड वाले को उसमें ऐड कर देगा। एक हम फंक्शन डिफाइन करते हैं, डिफाइन प्रोडक्ट सम। 3 वैल्यूज होगी, A B C। रिटर्न क्या करेगा, पहली 2 वैल्यूज को प्रोडक्ट करेगा, A क्रॉस B, और प्लस आ जाएगा C। ठीक है, इसको भी हम कॉल करते हैं, प्रोडक्ट सम 5 7 एंड 3। पहले 2 को मल्टीप्लाई किया, 35 प्लस 3 38। तो इस तरीके से आप जो भी लिखेंगे, जिस तरह का भी काम करवाना चाह रहे हैं वो आप नीचे लिख सकते हैं, वो हमें वो रिटर्न कर देगा। क्लियर, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है? सर एक रिक्वेस्ट है आपसे। जी जी। कोई हमें इस तरह की मतलब जिस तरह ये फंक्शन हम कॉल कर रहे हैं, कोई इस तरह का फंक्शन हमें थोड़ा सा रीड करने का बता दें जिसमें सिस्टम एरर दे और उस एरर को हम आइडेंटिफाई कर सकें। मतलब फंक्शन लिखते हुए कोई ब्रैकेट या वटावर कोई इस तरह की मिस्टेक अगर हम इनिशियल स्टेज पे करते हैं तो। ओके, फॉर एग्जाम्पल आप इसको कॉल करते हैं 2 नंबर्स के साथ, अभी क्या होगा? अब ये देखें टाइप एरर, और इसको पढ़ें। मतलब इसमें जो एरर्स हैं उसको भी डीबग करना बहुत आसान है, वो सारा कुछ उसमें अंदर ही लिखा होता है। अब वो कहता क्या है, ये जो फंक्शनल प्रोडक्ट सम वाला, मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट सी। कहता है एक जो सी की वैल्यू है वो मिसिंग है, मतलब वहां पे उसकी रिक्वायरमेंट ABC 3 है, यहाँ पे आप 2 वैल्यू दे रहे हैं, तो जो सी की वैल्यू है वो मिसिंग है, वो एरर दे दिया। ठीक है। जी जी। कि वो प्रॉब्लम के मतलब जो एरर आ जाता है उसको भी आइडेंटिफाई करना मतलब हमें आ जाए। आई थिंक बहुत सो कि आसान वो है, हमारे लिए मतलब ज्यादा बेटर बहुत होगा। आसान है। C++ में आपको अगर आपने वो लाइन नंबर्स भी जैसे बिल्कुल। वो एनेबल किया हुआ है ना, अगर आपके पास लेंथी कोड भी है, वो आपको लाइन नंबर बता देगा कि इस लाइन में इशू है। और इसमें ना पाइथन में वो एग्जैक्ट लाइन बताता है। सी में आप कर रहे होते हैं ना, तो वो आपको लाइन नंबर बता रहा होता है, लेकिन आपको उसके ऊपर या नीचे वाली लाइन
साथ वाली भी देखनी पड़ती हैं कि अच्छा एरर इसमें है कहाँ पे। तो इसमें तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता है, आप सीधे उस लाइन पे जाते हैं, वहाँ पे जो एरर है उसको आप करेक्ट कर देते हैं। अनटिल अनलेस आप जो बिल्ट इन फंक्शन यूज कर रहे हैं और फिर जब आप उनको यूज करते हैं फिर एरर आता है, तो वहां पे थोड़ा सा इश्यू रहता है, क्योंकि आपको नहीं पता होता कि उसके अंदर स्ट्रक्चर क्या है। उसमें फिर यही होता है कि जैसे हम इनपुट कर रहे थे या जो भी बिल्ट इन फंक्शन होता है उसके ऊपर अगर आप माउस लेके जाते हैं ना तो उसका स्ट्रक्चर आ जाता है। अब जैसे मैंने जो हमारा अपना फंक्शन है प्रोडक्ट हम उसके ऊपर माउस लेकर गया तो उसने हमें इसके बता दिया कि फंक्शन है, इसमें क्या होगा A B C N E, मतलब कुछ भी हो सकते हैं। मैंने इसको मतलब कि वो रिस्ट्रिक्ट नहीं किया हुआ कि ये सिर्फ इंटीजर रहें या फिर ये सिर्फ वो जो है फ्लोट रहें। इवन कि आप यहाँ पे कुछ और भी लिख सकते हैं, लेकिन वो एरर आएगा यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल आप स्ट्रिंग लिख देते हैं तो वो स्ट्रिंग को प्रोडक्ट नहीं करेगा, स्ट्रिंग को सम नहीं करेगा, तो इस जगह पे एरर आएगा, लेकिन वो एक्सेप्ट कर लेगा क्योंकि ABC को अभी रिस्ट्रिक्ट किया ही नहीं गया, आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। और कोई क्वेश्चन? ओके, आई थिंक आपको समझ आ गई है फंक्शन कैसे लिखना है। अगर कोड लिखना आ गया तो उसके ऊपर बस आपने अच्छा एडिशनल। अदनान साहब, सॉरी, ये लाइन वाला दोबारा बता दीजिएगा। सेटिंग में जाके आप जो भी आपकी नोटबुक खुली होगी वहां पे आप सेटिंग में जाके इसको आपने करना है टॉगल नोटबुक लाइन नंबर्स। हाँ जी, ऊपर जो राइट पे सेटिंग है ना उस पे आप चले जाएं। जैसे अभी आप देख सकते हैं हाँ जी स्क्रीन जी। पे ये जो इसमें नोटबुक मैं लाइन कर नंबर रहा हूँ, है। लेकिन वो मुझे कह रहा है कि अनएबल टू राइट इनटू यूजर सेटिंग, प्लीज ओपन द यूजर सेटिंग टू करेक्ट एरर्स एंड वार्निंग्स इन एंड ट्राई अगेन। ये वाला एरर दे रहा है। चलिए मैं भी इसका बाद में देख लेते हैं, इसको जो भी है। मेरी ठीक है लाइंस नहीं सही। हो रही वो शायद। हम्म, ठीक है, ठीक है, आप कंटिन्यू करें। ओके, आई होप कि आपको फंक्शन की समझ आ गई, फंक्शन लिखने की समझ आ गई है। बाकी कोड सारा वैसा ही रहता है, आप एडिशनल क्या करते हैं उसके ऊपर बस उसका नाम और डिफाइन का वर्ड यूज कर देते हैं और इंडेंटेशन दे देते हैं। बाकी वही पार्ट जो आपको कोड लिखना आ गया तो बस उसी को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अभी हम बात करते हैं लूप्स की। लूप्स, कोई बताएगा कौन कौन से लूप्स हो सकते हैं या सी में कौन से होते हैं लूप और वो क्या होते हैं? रेपिटेशन को कह सकते हैं। ओके, किसी काम को अगर हम ज्यादा बार करवाना चाहते हैं तो बेहतर है कि हम उसको लूप्स के थ्रू करवा लें। एक चीज तो ये होगी, इसके अलावा कोई और? लूप्स होते कौन कौन से हैं, कोई नाम पता हो? लूप होता है, वाइल लूप होता है, तुम्हारा डू लूप होता है, बहुत सारे लूप्स हैं। ओके, आपने बताया फॉर लूप है, वाइल लूप है, ठीक है, फॉर एंड वाइल। ओके, वाइल क्या होता है? अगर हम लिखें वाइल, बहुत सिंपल सा है। वाइल उसके बाद क्या आ जाएगी, कंडीशन आ जाएगी, तो ये हमारा वाइल लूप आ गया कि ये अगर जब तक ये कंडीशन ट्रू है ये वाला काम करते जाओ। अगर मैं कह देता हूँ कि मेरे पास जो एक्स की वैल्यू है अ, वो 1 है, फॉर एग्जाम्पल इनिशियली एक्स को मैंने वैल्यू असाइन कर दी 1। मैं कहता हूँ वाइल एक्स इज लेस देन 5। जब तक मेरा एक्स लेस देन 5 है तब तक क्या करे, कुछ भी मैं इसको काम करवा सकता हूँ। और प्रिंट में हेलो फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ हेलो। जब तक मेरा जो एक्स है वो लेस देन 5 है तब तक ये वाला प्रिंट करे। एक्स इनिशियली 1 है, अगर एक्स 1 है यहाँ पर आएगा तो कंडीशन क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी और ये प्रिंट हो जाएगा। दोबारा आएगा, एक्स तो अगेन 1 है, तो अगर मैं यहाँ तक सिर्फ लिखता हूँ तो ये मेरे पास इन्फिनिट लूप बन जाएगा, ये कभी खत्म ही नहीं होगा। मुझे इसके साथ क्या करना पड़ेगा, एक्स को इंक्रीमेंट भी देना पड़ेगा, ठीक है, एक्स प्लस इक्वल 1। जब एक बार इसको प्रिंट कर ले तब एक्स की वैल्यू को इंक्रीज कर दे। अब जब दूसरी बार आया तो एक्स की वैल्यू 2 हो गई, फिर उसने लूप रन कर लिया, फिर एक्स की वैल्यू 3 होगी, फिर 4 होगी, फिर 5 होगी। 5 पर आएगा तो ये रन नहीं करेगा।
ओके, अब हम इसको रन करके देखते हैं तो कितनी बार हमारा ये हेलो प्रिंट होता है। इनिशियली एक्स की वैल्यू क्या थी, 1 थी, और उसने एक बार हेलो प्रिंट किया। उसके बाद जब आगे आया तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। तो भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। उसके बाद दोबारा एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। बल्कि साथ में ना एक्स को प्रिंट भी करवा लेता हूँ। एक मैं यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ, प्रिंट एक्स, ताकि आपको समझ लगे कि एक्स की वैल्यू है कहाँ पर और कैसे चेंज हो रही है। और यहाँ पर भी प्रिंट करवा लेता हूँ। और यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ बिफोर इंक्रीमेंट, बिफोर इंक्रीमेंट जो एक्स की वैल्यू है वो प्रिंट कर दे, और आफ्टर इंक्रीमेंट। ठीक है, आइए मैं इसको रन करता हूँ। तो पहले उसने हेलो प्रिंट किया, अभी इंक्रीमेंट नहीं हुआ था तो उसकी वैल्यू कितनी थी, 1 थी। फिर जब ये वाला लाइन नंबर 5 पे आया तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, बाद में 2 होगी। 2 के लिए भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही थी, तो अगेन लूप रन हुआ, अगेन लूप रन हुआ। फिर जब इसकी वैल्यू 5 होगी तो 5 पे जाके दोबारा लूप रन नहीं हुआ। अगर मैं यहाँ पे इक्वल भी लगा दूं, एक्स लेस देन इक्वल 5, तब वो 5 वाला भी रन कर देगा। 5 पे आके भी रन हुआ, 6 पे आके अब ये जो कोड है वो रन नहीं होगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से सर आप जी जी। ठीक। सर हम जैसे अब जैसे हमने कोड रन किया है फौरन ही ये सारी आ गई हैं इसकी वैल्यूज। क्या ऐसा हो सकता है कि हम इसमें टाइम डिले दे दें तो ये स्टेप बाय स्टेप सारी वैल्यूज आए? स्टेप बाय स्टेप क्या मतलब, डिले वैसे होता है। ठीक है, डिले का फंक्शन होता है कि जब अगला लूप है उसको आप डिले जितने सेकंड का देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। लेकिन मैं, क्योंकि वो थोड़ी सी एडवांस चीज है, मैं अभी वो चीज़ नहीं डिस्कस करूंगा। मैं पूछ रहा हूँ कि आपका कहने का मतलब क्या था, रिपीट कीजिएगा। सर ये था कि जैसे अभी पहली वैल्यू आई है उसने हेलो प्रिंट किया फिर बिफोर इंक्रीमेंट, मतलब स्टेप बाय स्टेप हमें वर्ड बाय वर्ड लिख के आ जाए तो वो डिले ये फायदा देगा ना। अभी जैसे हमने एक दफा ही इसको रन किया तो वो सारी एक ही दफा लिख के आ गई, इतनी स्पीड से ये कोड रन हुआ है ना। पाइथन स्पीड से ही रन होता है। बाकी जो डिले है वो डिले का फंक्शन होता है, आप वो यूज करके इसको डिले कर सकती हैं कि मतलब कि पहली लाइन रन होगी है तो फिर उसमें के बाद थोड़ा सा डिले करे, और डिले होने के बाद फिर वो नेक्स्ट लाइन पे जाए। ठीक है, बाकी तो आप तो देख उसके सकते हैं लिए कि फिर ये डिले सीक्वेंस ही हम वाइज। यूज करेंगे? उसके लिए एक लाइब्रेरी आपको टाइम की कॉल करनी पड़ेगी, उसके अंदर फंक्शन पड़ा होता है। अभी हम लाइब्रेरीज को हमने डिस्कस ही नहीं किया। ठीक है, वो इसका बिल्ट इन फंक्शन ओके नहीं है। ओके। जो डिले का फंक्शन है वो पाइथन का बिल्ट इन नहीं है। जो बिल्ट इन नहीं होगा तो उसके लिए हमें लाइब्रेरीज मतलब इंपोर्ट करनी पड़ेगी, जैसे मैं बात कर रहा था ना, कि आप एक फाइल में अगर फंक्शन लिखते हैं फिर आप उस फाइल को इंपोर्ट करते हैं, फिर आप वो यूज करते हैं। तो ऐसे लाइब्रेरीज जो है ना वो भी बनी बनाई लाइब्रेरीज भी पड़ी होती हैं। लाइब्रेरीज के अंदर बहुत सारे फंक्शन लोगों ने बना के रखे हुए हैं, क्योंकि ये ओपन सोर्स है। प्रोग्रामर्स वो बनाते रहते हैं, लाइब्रेरीज को रखते रहते हैं। आप उन लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करने के बाद उसके जो फंक्शन है वो यूज कर लेते हैं। ओके अभी हम बात करते हैं फिर ये वाइल का तो आपको समझ आ गई, बहुत सिंपल सा है। वाइल के बाद क्या आएगी, कंडीशन आएगी। तो ये वाइल लूप आपका कंप्लीट हो जाता है। बाकी फिर आपने देखना है कि जिस चीज़ की कंडीशन है वो किस तरीके की है। अगर आपने सिर्फ ऐसे नंबरिंग के हवाले से करने तो फिर आपको इनिशियली कोई ना कोई वैल्यू 0 या 1 देना पड़ेगा, और फिर उसमें इंक्रीमेंट भी देना पड़ेगा। जैसे मैंने प्लस के साथ किया, ऐसे माइनस के साथ भी कर सकते हैं। मैंने फॉर एग्जाम्पल अगर कर दूं कि एक्स को इनिशियली मैं 10 कर दूं और यहाँ पे मैं प्लस की बजाय माइनस कर दूं। ठीक है, अब वो 10 है, अब 10 से कम होना शुरू हो जाएगा, अब माइनस होगा। ठीक है, 9 रह जाएगा, फिर 8 रह जाएगा, उस हिसाब से ही चलेगा। बल्कि अभी 10 है तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसको मैं करूंगा। अभी कंडीशन क्या आएगी, ओके, कि कंडीशन यहाँ पे मैं क्या लिखूँ, कौन सा ऑपरेटर यूज करूँ कि ये इसको सेटिस्फाई करे। इनिशियली मेरे पास 10 है, और 10 के बाद मैं चाह रहा हूँ कि 9 भी आए, 8 भी रन करे, 7 भी रन करे, 6 भी रन करे, 5 पे आके स्टॉप कर दे। तो यहाँ पे मैं कौन सा ऑपरेटर यूज करूंगा, ग्रेटर देन सर। ग्रेटर देन 5। तो अब क्या करेगा, 6 पे रन करेगा। 5 पे, क्योंकि मैंने 5 नहीं बोला था कि 5 पे रन नहीं करेगा। 6 7 8 9, और इनिशियली हमारे पास क्या है, 10।
ठीक है, 10 है, 9, 8, 7, 6, 5। तो आप ये वाला भी, माइनस वाला भी यूज कर सकते हैं, मतलब कि इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, वो आप जो भी आपकी चॉइस है उस तरीके से आप दे सकते हैं। लेकिन अगर आप ये नहीं देंगे, जैसे लाइन नंबर 5 में लिखा हुआ है, ये वाला काम अगर आप नहीं करते तो आपका लूप कभी रुकेगा ही नहीं। अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई, इनिशियली इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है ना, तो वो कभी भी स्टॉप नहीं करेगा। इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है कि आपने इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो है वो लाजमी देना है, अदरवाइज जो वाइल लूप जो है वो इन्फिनिट हो जाएगा। ओके, अभी हम बात करते हैं फॉर लूप की। फॉर का स्ट्रक्चर क्या रहेगा? फॉर किस तरह की सिचुएशन पे लगेगा? अगर हम चाह रहे हैं कि हमारे पास स्पेसिफाइड नंबर है और ये चीज़ इतनी बार ही ये वाला काम करे, उसके लिए हम लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ फॉर एक्स इन, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है तो मैं रेंज का फंक्शन यूज कर लूंगा। रेंज जो है ये बिल्ट इन फंक्शन होता है। अ, तो रेंज को भी डिस्कस कर लेते हैं। रेंज फंक्शन है, पाइथन का बिल्ट इन फंक्शन है। ये हमें क्या देता है? अगर हम सिंपल में इसको कॉल करते हैं ना, रेंज और 5, इसका मतलब क्या होगा? ये मुझे वैल्यूज देगा 0 से लेकर 5 तक। Okay, मतलब कि 0, 1, 2, 3, 4, यहाँ तक ये वैल्यूज देगा 0 से लेकर 4 तक। जब मैं 5 लिखूंगा, लास्ट वाली वैल्यू इसमें इंक्लूडेड नहीं होती। ठीक है, 0 से शुरू करेगा और 4 तक जाएगा। रेंज 5 का मतलब ये है। अगर मैं लिखूंगा रेंज 2, 7, तो इसका मतलब है कि स्टार्ट होगा 2 से, 2 आएगा और एंड होगा 6 इंक्लूडेड और 7 एक्सक्लूडेड। जो लास्ट वाला होता है ना उसको शामिल नहीं करता। ठीक है, तो 2 से लेकर 6 तक 6 शामिल रहेगा। अगर 7 कर दूंगा तो वो एक्सक्लूडेड हो जाएगा। और इसमें हम स्टेप्स भी दे सकते हैं। एक ये भी स्टाइल है लिखने का। इसमें आप क्या करते हैं कि कहाँ से शुरू हो, कहाँ पर खत्म हो, और उसके दरमियान जो स्टेपिंग है वो कितनी हो। अगर हम ये सिंपल लिख देते हैं तो इसका मतलब ये हम एंड पॉइंट दे रहे हैं, स्टार्ट ये 0 से होगा और स्टेपिंग 1 लेगा। इसका मतलब क्या है? 2 से शुरू होगा, 7 तक जाएगा और स्टेपिंग इसमें 1 रहेगी। इसमें हम स्टेप भी खुद से दे सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ कि रेंज 5 से ओके 15 तक, और स्टेप में कर दूं फॉर एग्जाम्पल 3, 3 का। तो 5 के बाद ये कौन सा लेगा? नंबर 8 लेगा। 8 के बाद फिर 11 आ जाएगा। 11 के बाद 14 आ जाएगा। इस तरीके से ये चलेगा। तो डिफरेंट वे में हम इसको यूज कर सकते हैं रेंज के फंक्शन को। ये बिल्ट इन है तो इसके लिए हमें किसी भी लाइब्रेरी की जरूरत नहीं रहती। ओके, तो फॉर लूप में मैं रेंज को यूज करने वाला हूँ। फॉर एक्स इन रेंज, फॉर एग्जाम्पल मैं 5 कर देता हूँ। 5 का मतलब क्या होगा? 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 5 वैल्यूज के लिए ये क्या करे? प्रिंट कर दे। वही वाला काम मैं करता हूँ हेलो को। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5। ये 0 के लिए है क्योंकि जो पाइथन है इसकी जो इंडेक्सिंग है वो 0 से स्टार्ट होती है। मैटलैब का आपको पता है कि आप इंडेक्स 0 नहीं कर सकते, आपको 1 से ही करना पड़ता है। तो पाइथन का थोड़ा सा डिफरेंट है। इसकी जो इंडेक्सिंग है वो 0 से स्टार्ट होती है। 0, 1, 2, 3, 4, और 5 का मतलब है कि 4 तक जाएगा। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करवा दूं एक्स को, ताकि आप देख सकें कि एक्स वैल्यूज कौन सी ले रहा है, तो आप देख लें। ये पहले एक्स की वैल्यू 0 थी, फिर 1, 2, 3, 4। रेंज 5 का मतलब ये है कि ये वाली वैल्यूज इसके अंदर पड़ी हुई हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन किसी का?
अब मैं 2 से लेकर 10 तक करता हूँ और साथ में मैं इसका जो स्टेप है वो 2 कर देता हूँ। और अब देखते हैं कि एक्स कैसे प्रिंट होता है। अब स्टार्ट हुआ है 2 से, एंड जाएगा 10 तक, और स्टेपिंग इसकी क्या है, 2। 2 के बाद 4 6 8, इस तरीके से आ गई। कोई क्वेश्चन है किसी का? सर क्लियर है, पूरा क्लियर है सही से। ओके। बाकी या तो उनको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। देखिए आप लोग क्वेश्चन पूछेंगे तो फिर चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। यहाँ तक क्लियर है मतलब। ओके। अगर मैं आपको कोई देता हूँ कि आप करें, फंक्शन लिखें एक। एक तो सबके पास लैपटॉप भी नहीं है, ये भी तो मसला है। क्या करेंगे आप लोग? चलें, जो लिख सकते हैं वो कोशिश करें, वो लिखें। हम्म, यूँ समझ लें मेरे पास एक लिस्ट है, लिस्ट में मेरे पास 100 तक नंबर्स पड़े हुए हैं। आउट ऑफ 100 आपने सिर्फ वो वाले राइट डाउन करने हैं जो 3 पे और 5 पे, दोनों पे ना डिविजिबल हैं। मतलब फॉर एक्स इन रेंज, आप यहाँ पे कर लें 100। इसके बाद आपने क्या करना है, सिर्फ वो वाले आपने लिखने हैं नंबर जो कि 3 पे और 5 पे डिविजिबल हैं। कितने लोग कर रहे हैं? अगर तो सिर्फ एक दो कर रहे हैं तो फिर तो फायदा नहीं है वेट करने का, फिर मैं ही करवा देता हूँ। अगर ज्यादा कर रहे हैं तो फिर मैं थोड़ा सा आपको टाइम देता हूँ। क्वेश्चन दोबारा रिपीट सर मैं कीजिएगा, कर रही हूँ। नहीं समझे। ओके, क्वेश्चन ये है कि मतलब मेरे पास नंबर्स हैं 0 से लेकर 100 तक, ठीक है। जैसे मेरे पास एक लिस्ट है जिसमें ये वाले नंबर पड़े हुए हैं, या फिर मैं 0 से लेकर 100 तक ऐसे नंबर फाइंड करना चाहता हूँ जो कि 3 पर भी डिविजिबल हों और 5 पर भी डिविजिबल हों। तो नंबर तो आप इस तरीके से एक एक नंबर को कॉल कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप कैसे लिखेंगे? आगे फॉर के अंदर आप इफ यूज कर सकते हैं, ठीक है। इफ एक्स, क्योंकि एक्स मेरे पास नंबर होगा, %3 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स %5 इक्वल इक्वल 0। तब क्या करें, प्रिंट कर दे एक्स को। तो मेरे पास वो वाले नंबर आ गए जो कि 100 से छोटे हैं, ऐसे नंबर जो कि 3 पर भी डिवाइड होते हैं और 5 पर भी डिवाइड होते हैं। ऐसे ही मैं अगर 1000 में फाइंड करना चाहता हूँ तो यहाँ पे 1000 कर दूंगा, और इसी लाइन ऑफ कोड में आपके पास सारे के सारे नंबर आ जाएंगे। फिर अभी मैं प्रिंट करवा रहा हूँ, प्रिंट करवाने के बाद आप इसको मतलब स्टोर भी करवा सकते हैं लिस्ट में या किसी और स्ट्रक्चर में। जो कर रहे थे उन्होंने कर लिया। अगर तो इसके अलावा किसी और तरीके से किया तो फिर मैं यस देखना सर, कर चाहूंगा। लिया, हो गया था। यस सर। कोई कर मुझे लिया दिखाए, सर। अगर आपने इस तरीके से नहीं किया, किसी और तरीके से किया है तो फिर मैं देखना चाहूंगा। सर सेम तरीका है, ओके, इसी तरीके से किया है। ठीक है।
कोशिश किया करें कि लैपटॉप के साथ ज्वाइन करें मीटिंग को, और प्रैक्टिस किया करें। प्रैक्टिस के बगैर सिर्फ देखने से तो नहीं आएगा। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा शायद बहुत ही बेसिक चीजें हैं, लेकिन आगे जो हम आगे एडवांस की तरफ जाएंगे ना, वो सारी की सारी उसी पे बेस करेंगे। तो कोशिश करें ये बेसिक्स को ही आप स्ट्रॉन्ग करें थोड़ा सा, तो आगे आपके लिए बहुत आसानी रहेगी। किसी का कोई क्वेश्चन है? आज हमने क्या किया, फंक्शंस को देखा कि फंक्शन को कैसे लिखते हैं, और उसके बाद हमने लूप्स को देखा। उसमें भी खैर हमने कोई इतना हाई लेवल का काम नहीं किया, बस सिंपल सिंपल उसको इंट्रोड्यूस करवाया। मैं कोशिश करूंगा फिर कोई ना इसकी एक वीडियो रिकॉर्ड करूँ, जिसमें प्रैक्टिस के थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को ऐड करूँ। ठीक है। अच्छा तो सर इसमें अगर हम जिस तरह आपने 100 रेंज दी और इसमें हम जस्ट जो ऑड नंबर्स हैं उसको आइडेंटिफाई करवाना चाहेंगे, इस रेंज में जस्ट ऑड नंबर को आइडेंटिफाई करेगी। कौन करेगा? अगर सिर्फ हमने ऑड नंबर्स को प्रिंट आउट करना है तो फिर क्या आएगा, कोई बताए? रिमाइंडर वन हो। रिमाइंडर वन हो टू का किसका? रिमाइंडर, टू का रिमाइंडर वन हो ना, टू। अगर टू का रिमाइंडर वन आता है तो उसमें ऑड्स आते हैं सिर्फ। ओके, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, जीरो की जगह पे वन कर देता हूँ, और यहाँ पे क्या कर दूँ, टू कर दूँ। ठीक है। जब हम टू पे रिमाइंडर लें तो वन आए, तो मेरे पास क्या आ जाएंगे, सारे के सारे ऑड नंबर्स आ जाएंगे, वन से लेकर तो 100 तक, 99 तक आ गए। इसके अलावा अगर हम ये ऑपरेटर यूज ना करना चाहें फिर कैसे हो सकता है? सर एक्स परसेंटेज टू नॉट इक्वल टू थीटा लिखेंगे तो फिर भी हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं ऑपरेटर को भी यूज नहीं करना चाहता। जब आप मैथमेटिक्स में फंक्शन लिखते हैं ऑड इवन का लिखते हैं 2x, ऐसा ही है ना? जब आपने इवन नंबर फाइंड आउट करने होते तो इवन नंबर का फंक्शन क्या होता है, 2x होता है। ऑड का क्या होता है, 2x-1 या 2x+1, यही होता है। मैथमेटिशियंस हैं सारे यहाँ पे, कितनी कर रहे हैं सारे। टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू वन लिख लेंगे, थीटा लिख लेंगे ना कंडीशन इफ के साथ। देखें, मुझे इफ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, इफ मैं इफ को यूज नहीं करना चाह रहा, मैं सिंपल फंक्शन की बात कर रहा हूँ। अगर हम फंक्शन की बात करें, सिंपल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x फंक्शन होता है जब इवन नंबर्स के लिए, ठीक है? ऐसा ही है ना? ये ऐसा फंक्शन है जिसमें x को मैं वैल्यूज देता जाऊंगा, मेरे पास सिर्फ इवन नंबर आएंगे। और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x-1 या फिर +1, इसके साथ मुझे क्या मिलेंगे, सारे के सारे ऑड नंबर्स मिलेंगे जब मैं एक्स को वेरी करूंगा। ऐसा नहीं है? यस सर, ऐसा ही है। तो हम इसको भी तो यूज कर सकते हैं ना, जब हम अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं इफ को यूज नहीं करना, ऑपरेटर यूज नहीं करना मैंने, मैं सिर्फ एक्स को वैल्यूज दूं और मेरे पास वो नंबर प्रिंट आउट होते जाएं, तो हम ऐसा भी तो कर सकते हैं ना, इनको भी तो यूज कर सकते हैं। मतलब फॉर के साथ मैं इफ को नहीं लगाना चाह रहा। ठीक है, तो कैसे बनेगा? फॉर एक्स इन रेंज, मैं 50 कर लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल, मुझे 50 जो है वो ऑड नंबर्स चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ किसको, 2 क्रॉस एक्स। अब मुझे देखना होगा कि मैंने स्टार्ट कहाँ से करना है, जो मेरा एक्स है वो पहली वैल्यू लेगा 0। ठीक है। जब मैं रेंज का फंक्शन यूज करता हूँ ना, तो एक्स की वैल्यू, पहली जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0 होती है, आपको पता है, अभी यहाँ पे भी हमने देखा। ये हमने सिंपल एक्स को प्रिंट करवाया था, तो जो पहली वैल्यू है वो क्या है, 0 है। ठीक है। तो जब भी रेंज का फंक्शन यूज होगा तो एक्स की पहली वैल्यू 0 होगी, जब एक्स 0 होगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1। तो फिर मैंने ये वाला फंक्शन लिखा 2x+1। अब मैं इसको अगर रन करता हूँ तो मेरे पास ऑड नंबर्स आ गए, पहले 50 ऑड नंबर्स आ गए। ठीक है, 99 तक। तो इस तरीके से भी तो कर सकते हैं ना, अगर हम वो फॉर इफ कंडीशन या वो ऑपरेटर यूज नहीं करना चाहते। और कोई क्वेश्चन है किसी का?
इसी को मैं अगर +1 खत्म कर दूंगा तो फिर मेरे पास क्या आ जाएंगे, इवन नंबर्स आ जाएंगे। सर ये एक्सप्लेन करते हैं कि जो ऑपरेटर पाइथन है वो इसको किस तरह रीड करेगा, मतलब ये जो प्रिंट टू टाइम ऑफ एक्स है इसको किस तरह रीड कर रहा है वो। आपको पहले बारे में ऊपर ले जाता हूँ। ये सिंपलेस्ट फॉर लूप है जो कि बता रहा है कि मैं इसको कैसे रीड करता हूँ। एक्स इन रेंज 5, वो एक्स को वैल्यू लेता है इधर इधर यहाँ से, और रिपीट नहीं करता। मतलब यहाँ पे वैल्यूज हमारे पास जो रेंज 5 में उसमें ये वाली वैल्यूज पड़ी हैं 0 1 2 3 4 5 3 4। पहली वैल्यू वो ले लेता है 0, जिसको हमने प्रिंट करवा लिया। दूसरी वैल्यू 1 आ गई, 2 आ गई, फिर 3 आ गई, 4 आ गई। इसका मतलब ये है, ये सिंपलेस्ट लूप है। जो एक्स की वैल्यू ले रहा है, जैसे वो उसको रीड कर रहा है वैसे हमने उसको प्रिंट करवा दिया। इसी चीज को अगर हम यहाँ पे लेके चलें, हमने लिखा फॉर एक्स इन रेंज 50। तो सबसे पहले एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। एक्स 0 लेकर आया आगे यहाँ पे, तो कितना हो गया, 2 को 0 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 0 बन गया, उसने प्रिंट कर दिया। फिर वो वापस गया, अब वो अगली वैल्यू लेगा। 0 वो ले चुका है, 0 के बाद क्या आ जाएगा 1। अब एक्स की वैल्यू होगी 1, 1 लेकर इधर आया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 बन गया। फिर वापस गया, अब एक्स की वैल्यू होगी 2, फिर एक्स की वैल्यू हो जाएगी 3 4 5 6 7 8, और ये ऐसे चलता रहेगा जब तक ये 50 तक पहुंच ना जाए। ठीक है, वो वैल्यूज लाता रहेगा और इसको एग्जीक्यूट करता रहेगा, वो इसने एग्जीक्यूट करता गया। सिंपल। जी ठीक हो गया। अच्छा सर मैं अगर एक फंक्शन बनाता हूँ और उसको डिफाइन करता हूँ, लेकिन मैं उसको कॉल करना चाहता हूँ किसी और पाइथन प्रोग्राम पे, तो मैं उस फंक्शन को कैसे कॉल करूंगा? यानी कि मैं कोई और प्रोग्राम लिख रहा हूँ लेकिन मुझे उस फंक्शन की जरूरत है, मैं उसको कॉल करना चाहता हूँ, तो मैं उस फंक्शन को कॉल कैसे करूंगा? अभी के लिए मैं सिर्फ आपको ये बता दूं कि आपने फंक्शन लिख लिया ना, आप अ, अगर आप नई फाइल में कोड लिख रहे हैं तो आप उसको कॉपी करके पेस्ट कर दें, ऊपर कहीं पर कर दें। ठीक है, अभी तक के लिए मैं आपको सिर्फ यही कहूंगा जब तक हम लाइब्रेरीज को डिस्कस नहीं करते। दूसरा तरीका अगर मैंने ये बताया था कि जैसे आपने ये फंक्शन हमने ऊपर लिखे हैं, इस तरह के फंक्शन को आप ले जाएंगे कॉपी करके, .py वाली फाइल के अंदर रख देंगे। ठीक है, जैसे .py वाली फाइल है ना, उसके अंदर आप फंक्शंस ही रख, और ये क्या अच्छी फाइल है, मतलब .py फाइल के अंदर आपने फंक्शन रखते हैं। उसके बाद फिर आपने उस फाइल को अपनी नई फाइल में इंपोर्ट करना है। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंपोर्ट, डिफरेंट लाइब्रेरीज हैं, मैं अगर करता हूँ numpy। numpy बहुत ही फेमस एक लाइब्रेरी है न्यूमेरिकल पाइथन के लिए। np एज np नाम भी लिखें तभी ठीक है। अब numpy के अंदर बहुत सारे फंक्शंस पड़े हुए हैं। ये जो numpy है, यूं समझ लो कि एक फाइल है numpy.py के नाम से। ठीक है, जो कि वहां पे पड़ी हुई है जहाँ पे हमारा पाइथन इंस्टॉल है। हमें यहाँ इसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, यहाँ पे हमारे पास numpy की फाइल नहीं पड़ी हुई। लेकिन ये जब हम इसको इंस्टॉल करते हैं तो ये हमारे मेन जो इसका पाथ है ना वहाँ पे इंस्टॉल हो जाती है। अब हम क्या करते हैं, इसको इस तरीके से इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट numpy। अब ये इंपोर्ट होगी, अब जो numpy के अंदर फंक्शंस पड़े हुए हैं अब मैं उसको यूज कर सकता हूँ। अभी शायद आपको क्लियर ना हो, अभी 1 2 क्लासेस तक हम उसको डिस्कस कर लेंगे, वहां तक पहुंच जाएंगे लाइब्रेरीज तक। और फिर लाइब्रेरीज को जब मैं डिस्कस करूंगा ना तो वहां से ये आपको चीजें क्लियर होंगी कि ये मैं क्या बात कर रहा था। अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर अभी हम क्लास खत्म करते हैं। तो मैं इसकी एक वीडियो रिकॉर्ड करूंगा, उसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस और टास्क टाइप होगा। कोशिश करें टास्क को करें खुद से, एक तरीके से दो, मतलब एक टास्क को आप 2 3 4 डिफरेंट तरीकों से भी कर सकते हैं। उसको थोड़ा सा सोचें, लॉजिक बनानी शुरू करें। बेसिक से स्टार्ट करेंगे तो फिर आगे तक जाएंगे। अदरवाइज अगर आप डायरेक्ट कहते हैं कि जब वो एडवांस शुरू होगा जिसको आप इधर आए हैं डायरेक्ट वहीं से स्टार्ट करेंगे तो फिर आपके लिए मुश्किल रहेगी। जी सर ठीक है। हाँ ये भी देख लेंगे, ये भी आप काइंडली शेयर कर दीजिएगा, और कोई टास्क हो तो वो भी इंशाल्लाह कर लेंगे ट्राई इंशाल्लाह। 4 5 लोग कर रहे हैं। चलो ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।